हम लोग इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 2 है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, अच्छे समझिए। सबसे पहला इसका टॉपिक है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का क्या भूमिका है। तो इसको लिखवाए हैं कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का भूमिका है कि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। जीडीपी माने साल भर में हमारे देश के अंदर कितना का उत्पादन हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 18 से 20% इसी का कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर का। तो पहला हो गया कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट, लोग रोजगार करते हैं, काम करते हैं खेतों में, उनको पैसा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता है। फूड सिक्योरिटी, हमारा भोजन की व्यवस्था करता है, क्योंकि खेती नहीं होगा तो फिर भोजन नहीं मिल पाएगा। भोजन का मेन स्रोत है क्या चीज़, एग्रीकल्चर। तो पहला क्या, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट अर्निंग। दूसरा देश में भी हम लोग सामान बेच करके कमाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स पाकिस्तान में, बांग्लादेश में यहीं से जाते हैं, उससे कमाई होता है, एक्सपोर्ट अर्निंग। और भी देशों में हमारे देश के जो मसाला समझ रहे हैं, गेहूं चावल होता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, दिया जाता है, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट है। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र का इससे विकास होता है। रूरल डेवलपमेंट, सपोर्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है कौन भाई, एग्रीकल्चर, क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर का सामान को इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चीनी बनता है, वो क्या चीज़ के रस से बनेगा भाई, गन्ने के रस से। तो गन्ना तो खेत में उगता है ना। सपोर्ट इंडस्ट्री, पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम करता है। तो यही रोल है किसका, एग्रीकल्चर का इन द इंडियन इकोनॉमी। आराम से धराधर लिख देंगे, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट अर्निंग, रूरल डेवलपमेंट, सपोर्ट इंडस्ट्री, पॉवर्टी रिडक्शन, ये सब धराधर लिख देंगे। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, रोल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, रोल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी। इंडस्ट्री का क्या भूमिका है, इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में क्या भूमिका है, सुनिए। पहला आपका है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कंट्रीब्यूशन टू, इसका भी भाई बहुत सारे पोर्शन को कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है, जीडीपी में। 23% कंट्रीब्यूशन है किसका, इंडियन इंडस्ट्री का। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब क्या होता है भाई, रोजगार। रोजगार तो इंडस्ट्री मिलता है ना, तभी तो लोग जा करके बाहर में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार देने का अहम भूमिका है इंडस्ट्री का। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आर्थिक वृद्धि हो जाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे। एक्सपोर्ट प्रमोशन, दूसरे देश में हम लोग गुड्स वगैरह बेचते हैं, इंडस्ट्री में बना हुआ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब नए नए तकनीक से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस होते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। तो ये रोल है, किसका रोल है, इंडियन इंडस्ट्री। तो इंडियन इंडस्ट्री का क्या रोल है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट प्रमोशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चैलेंजेज है। प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में पढ़ना। प्रॉब्लम है पहला कि इकोनॉमिक चैलेंज, पैसा से संबंधित चैलेंजेज है, क्योंकि जीडीपी हमारा बढ़ता है तो स्लो रेट में बढ़ता है, स्लो जीडीपी ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा है। प्रत्येक साल महंगाई बढ़ना चाहिए 4 से 5% से, और यहाँ 8 से 10% में महंगाई बढ़ रहा है, 2 गुना ज़्यादा। समझ रहे हैं। तो हाई इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, हमेशा सरकार को घाटा ही लगता है, घाटे का बजट का ही सामना करना पड़ता है। फिजिकल डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट का मतलब होता है दूसरा देश से लेन देन करिएगा तो उसका रिकॉर्डिंग करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में होता है। तो करेंट अकाउंट में कम हो गया, लॉस हो गया, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट में हो रहा प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज़्यादा है, यह है इकोनॉमिक चैलेंज। इकोनॉमिक चैलेंज में क्या है, स्लो जीडीपी ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल इशू है, क्योंकि ज़्यादा लोग खेती पर डिपेंडेंस एग्रीकल्चर। इनएफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग पूरा हो नहीं पाता है, सही से हम लोग उत्पादन नहीं कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट, करने भी जाते भी तो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर माने जो चीज़ चाहिए, मशीन, जगह, फैक्ट्री, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं है हमारे पास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट होगा। आगे बढ़े। करप्शन एंड गवर्नमेंट, करप्शन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट का सिस्टम फेल हो जाता है। स्किल गैप, जो हम लोग काम करवाना चाहते हैं लोगों के पास काम करने का तरीका।
ये समझ। सोशल इशू है, सोशल इशू यही है कि पॉवर्टी है, गरीबी ज़्यादा है, इनकम इनइक्वालिटी है, किसी का इनकम कम है तो किसी का इनकम ज़्यादा है, ये समस्या है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हेल्थ केयर में समस्या है, एजुकेशन में समस्या है, तो ये सारे के सारे क्या है? प्रॉब्लम है। किसके प्रॉब्लम है? इंडियन इकोनॉमी, समझ पा रहे? इंडियन इकोनॉमी को चैलेंज करता है, प्रॉब्लम में डाल देता है। क्या क्या प्रॉब्लम में डालेगा? इकोनॉमिक चैलेंजेस, जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह आ गया, समझ रहे? फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह आ जाएगा, स्ट्रक्चरल इशू में आ जाएगा, एग्रीकल्चर वगैरह, इनएफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट वगैरह आ जाएगा, सोशल इशू में आ जाएगा, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन। क्लियर? एक्सटर्नल रिस्क भी है, बाहर का भी रिस्क है हम लोगों का, बाहर के रिस्क से भी सामना करना पड़ता है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, दूसरे देश का में अनसर्टेनिटी के कारण वो भी प्रभाव देखने के लिए मिलता है हमारे देश में। ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी, यानी ऑयल का प्राइस कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, ये समस्या है। क्लाइमेट चेंज होता है, ये समस्या है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मुद्रा स्कीम समझे थे, इसको मोदी जी लेके आए थे भाई, बिजनेसमैन को क्या करने के लिए? प्रोत्साहन देने के लिए, बिजनेसमैन को सपोर्ट देने के लिए, ताकि बिजनेसमैन को पैसा दिया जाए वो बिजनेस कर सके। मुद्रा स्कीम के जरिए नए बिजनेस जो है, जो बिजनेस करना चाहते हैं उसको पैसा दिया जाए। मुद्रा स्कीम के तहत भाई 3 तरीका का लोन दिया जाता है। शिशु लोन, अगर आप शुरुआत करने जाएगा तो 50,000 रुपया मिलेगा स्टार्टअप के लिए। किशोर लोन, अगर आपका बिजनेस स्टैब्लिश्ड है तो 50,000 से लेकर 5 लाख। और एक है तरुण लोन, 5 लाख से 10 लाख, जो आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश है। समझ रहे? अच्छा, इसका मेन काम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना? सपोर्ट करना। स्टार्टअप को क्या करना? सपोर्ट करना। स्मॉल इंटरप्राइजेस को क्या करना? सपोर्ट करना। मेन ऑब्जेक्टिव है। किसका बात कर रहे भाई? मुद्रा स्कीम। किसका बात कर रहे? मुद्रा स्कीम का फुल फॉर्म क्या? मुद्रा का माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, समझ पा रहे? ये फाइनेंशियल इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टू सपोर्ट ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, उसको सपोर्ट करने के लिए 3 तरीका का इसके तहत लोन दिया जाता है। शिशु लोन, आपका बिजनेस चालू नहीं हुआ, आप शुरुआत में मांगेगा तो 50,000 तक मिलेगा, 50 से कम बट 50,000 तक मिलेगा। किशोर लोन 50,000 से लेके 5 लाख, बिजनेस आपका चल रहा है तब मिलेगा, शुरू में नहीं मिलेगा। और तरुण लोन 5 लाख से लेकर 10 लाख। एलिजिबिलिटी, आपका बिजनेस छोटा होना चाहिए, समझ पा रहे? कंपनी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, माने मोदी दुकान वगैरह होना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी होना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप में होना चाहिए, पार्टनरशिप में आपका बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का काम करे या ट्रेडिंग देने का काम करे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इस लोन का फीचर्स क्या? कोलेटरल फ्री लोन है। कोलेटरल फ्री लोन मैंने समझते हैं कोई गिरवी नहीं देना होगा, ऐसे मिल जाएगा। गिरवी मैंने समझ रहे, आप लोन मांगे तो बोलेगा सोना लेके आओ, जमीन का कागज लेके आओ, ये सब नहीं होगा। कोलेटरल फ्री लोन, इंटरेस्ट रेट, ब्याज देना होगा 10 से 12% ब्याज तो लगेगा भाई। पैसा लौटा देना होगा 3 से लेके 5 साल, 3 से लेके 5 साल के। नो प्रोसेसिंग फी, कोई प्रोसेसिंग का चार्जेस नहीं लगेगा। बेनिफिट्स है कि आराम से मिल जाता है, इजी एक्सेस टू क्रेडिट, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट है, समझ पा रहे हैं? इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन है और जॉब क्रिएशन का काम करता है। बताया था 28 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये लोन सेक्शन हो चुका है और 1 करोड़ 45 लाख रुपया डूब चुका है, 1.5 करोड़ डूब चुका है। 70% लोन महिला को दिया गया, ज़्यादा महिला को दिया गया, और 55% लोन नॉर्मल स्टेज। समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग का फ्रेश टॉपिक है रोल ऑफ सर्विसेज, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या होता है? जो आईटी ओरिएंटेड बिजनेस कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस कर रहा, उसको हम क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। तो ये सर्विस सेक्टर के तहत कैसा कैसा कंपनी आएगा, पहले ये समझिए, फिर उसका रोल को समझेंगे। सर्विसेज सेक्टर में आता है आईटी कंपनी, फाइनेंशियल सर्विसेज जो पैसा वगैरह देकर मदद करता है, ऐसा कंपनी। टूरिज्म आता है, टूरिज्म मैंने समझते हैं आपको घुराएंगे फिराएंगे, मैंने हॉस्पिटलिटी, आइए आपको सब चीज़ घुरा फिरा देंगे, होटल रखेंगे, खिलाएंगे, सब सुविधा। समझ पा? हॉस्पिटल, हेल्थ केयर समझते ही, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक मैंने समझ रहे हैं, कुरियर एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स पहुँचाएगा, रिटेल एंड ई कॉमर्स, ये सब सर्विस सेक्टर में है। तो सर्विस सेक्टर में क्या है? आईटी,
फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल एंड ई-कॉमर्स। तो अब समझना हम लोग को रोल ऑफ सर्विसेज इन इंडियन इकोनॉमी या सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर का क्या काम है? पहले तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इसका। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अकेला 55% और फास्टेस्ट ग्रोइंग बना दिया, माने देश को तेजी से विकास कर रहा है सर्विस सेक्टर। समझ पा रहे हैं? हाँ, कौन कौन से सेक्टर आएंगे आगे ही बता चुके हैं। डाइवर्स ऑफ ग्रोथ करवाया हमारे देश का, ग्लोबल डिमांड कराया, माने विदेश में भी हमारा गुड्स गया, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा, राइजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन और इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से भी पैसा। बेनिफिट्स क्या हुआ भाई? लोगों को रोजगार मिला। सर्विस सेक्टर में तो रोजगार मिला होगा, इतना काम और रोजगार तो मिला ही होगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉरेन एक्सचेंज, बाहर से भी कुछ कमाई हो गया है, लोगों का रहन सहन में परिवर्तन आ गया। जैसे आज इंटरनेट है तो सुविधा ही है ना, IT है तो सुविधा ही है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग गूगल से पूछते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आजकल AI से पूछते हैं हम लोग, नहीं समझे? प्रॉब्लम को मान लो डॉक्टर का कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर उतना तो खोल के नहीं बताएगा भाई, ये ठीक बता देगा। गूगल आपको ठीक बता देगा क्या समस्या हो रहा है, या दवा खाने से पहले पूछ लेते हैं इसका क्या क्या यूजेज है, वो तो लिख दिया, लेकिन डाउट रहता है तो हम पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। उतना उसके पास समय नहीं, डॉक्टर के पास उतना समय नहीं कि आपको एलोबरेट करो, तो खुद से सर्च करके पढ़ लीजिए, तो कितना सुविधा हो गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम लोग गूगल से पूछते हैं, नहीं समझे? आजकल जिसको लिखना नहीं आता वो बोल के पूछता है, वहाँ है तो बोल के पूछता है कि भाई ये समस्या हो गया है भाई। किसका बात का? बेनिफिट्स। तो भाई बेनिफिट्स तो है, बेनिफिट्स हुआ कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ गया, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन में परिवर्तन आ गया, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन कैसे बढ़ा? लोग जागरूक है भाई, लोग जानते हैं, कंपटीशन बढ़ गया। समझ रहे? गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट बहुत सारे इसके लिए इनिशिएटिव लेके आया सर्विस सेक्टर के लिए। डिजिटल इंडिया मोदी जी लेके आए थे ना, तो चली जा भाई, अंडा वाला जब पैसा ले सकता है, क्या बोलते हैं, अरे बारकोड से, UPI से, देखते हैं ना, सब्जी वाला आजकल ले रहा है, मछली वाला ले रहा है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट, जो भी होगा भाई वो इंडिया में बनेगा, इंडिया के तहत बिकाएगा। सब प्रोडक्ट पे पहले लिखा रहता था मेड इन चाइना, अब हर प्रोडक्ट पे लिखा रहता है मेड इन इंडिया, चाहे वो एप्पल का ही फोन हो, लेकिन लिखा रहता है मेड इन। पहले क्या लिखा रहता था? हम लोग साला अपना माल नहीं है, दूसरा देश का माल। समझ रहे कि नहीं? लेकिन आजकल क्या लिखा रहता है? स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, लोगों को पढ़ाना लिखाना सिखाया गया, कंप्यूटर का कोर्स सिखाया गया, थोड़ा विफल हो गया। लोग फ्री का चीज़ इम्पोर्टेंस कम देते हैं ना। ब्यूटिशियन लाया गया, कंप्यूटर का कोर्स लाया गया, समझ पा रहे हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये आया था, लेकिन अभी भी चल रहा है, नहीं अभी भी चल रहा है। लोग जाते नहीं है, दिक्कत ये है, जाते नहीं है, दिक्कत ये है। समझे? स्किल इंडिया में ना आप लोग कुछ कोर्स किए थे भाई, कंप्यूटर का कहाँ पे ये लोग किया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया गया कंसेप्ट, समझ पा रहे हैं? GST का कंसेप्ट लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सरकार भी अपना कदम उठाया है इसको सही करने के लिए। अब दो हम लोगों को डिफरेंस पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल सेक्टर। सिंपल बात है, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी नहीं, पब्लिक सेक्टर माने जहाँ पे सरकार का मालिकाना हो, सरकार का कंट्रीब्यूशन है, सरकार का लेन देन हो, वो पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी है। उल्टा सुना पब्लिक सेक्टर, सेक्टर है, कंपनी का बात नहीं चल रहा, जहाँ 51% तो गवर्नमेंट कंपनी हो। पब्लिक कंपनी अलग है, पब्लिक सेक्टर अलग। समझ रहे हैं? सेक्टर समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? जैसे एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में खाली हम थोड़े आते हैं, जितने लोग, जितना पढ़ाई चल रहा है, जितना काम सीखने का चल, सब लोग आते हैं। समझ रहे हैं? चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे किसी तरीका का कोर्स हो, किसी भी तरीका का पढ़ाई हो, सब आता है। समझ रहे हैं? तो सेक्टर बहुत बड़ा चीज़ है ना। तो पब्लिक सेक्टर माने जहाँ सरकार का मालिकाना हक, सरकार का कंट्रीब्यूशन है, सरकार ही उसको देख रेख करता है, सरकार कंट्रोल करता है, उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। समझ में आया क्या बोल? अच्छा, प्राइवेट सेक्टर माने जहाँ हम लोग जैसे इंसान का कंट्रोल रहेगा, हम लोग जैसे इंसान का मालिकाना हक रहेगा, हम लोग जैसा इंसान चलाएगा, इसको प्राइवेट सेक्टर। स्मॉल सेक्टर क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। स्मॉल सेक्टर का मतलब क्या? छोटा व्यापार,
छोटा जैसा मोदी दुकान, पान वाला, चाय वाला, इसको स्मॉल सेक्टर है, छोटा एकदम उसी के लिए तो एमएसएमई है ना। मुद्रा स्कीम तो उसी के लिए, स्मॉल सेक्टर के लिए। मुद्रा स्कीम, एमएसएमई, ये सब स्मॉल सेक्टर के लिए। तो डिफरेंस पढ़ना पहले डेफिनेशन हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। इसका मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास, चलाता कौन है? गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट और ग्रुप्स। प्राइवेट इंडिविजुअल या लोग मिल के चलाते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ऑपरेटेड बाय, आगे बढ़े, ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर में मालिक कौन है? गवर्नमेंट। आगे ही बोलेंगे। यहाँ पे कौन है? प्राइवेट। और वहाँ पे कौन है? प्राइवेट, लेकिन एक इंडिविजुअल रहता है। यहाँ प्राइवेट माने 2-4 जन हो सकता है मिल के, और वहाँ पे क्या होगा? इंडिविजुअल रहता है। जैसे अब मोदी दुकान का एक ही मालिक रहता है, पार्टनरशिप का भी सुने हो, मोदी दुकान खोला है, टूट हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा बिहार। ऑब्जेक्टिव, इसका काम है समाज सेवा, पब्लिक वेलफेयर। इसका काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिकतम लाभ कमाना। इसका काम है अधिकतम लाभ कमाना। क्लियर? फंडिंग, इसको फंड कहाँ से मिलेगा? बजट से, टैक्सेस, बजट से और टैक्सेस। फंडिंग थ्रू टैक्सेस, गवर्नमेंट बजट एंड पब्लिक फंड। यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा? फंडेड थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लोन एंड रेवेन्यू। फंडेड थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लोन एंड, और यहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा? पर्सनल से ही, खुद बचाया को लगाइए, खुद का बचत को लगाइए, लोन ले लीजिए, या बिजनेस का पैसा कमा के बिजनेस में लगाइए। बिजनेस का पैसा कमा के, देखिए, फंडेड थ्रू पर्सनल से भी, लोन्स एंड री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स। समझ में आ रहा है आप लोग? इजीली दिखा देंगे, आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल क्या है? हॉस्पिटल, स्कूल्स, लेकिन कैसा हॉस्पिटल? पब्लिक हॉस्पिटल, माने गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल, पुलिस में तो बोलना ही नहीं, पब्लिक प्राइवेट होता ही नहीं, पुलिस प्राइवेट होता है। अमेरिका में थोड़ी रहा है, अमेरिका में पुलिस प्राइवेट। हाँ, मिलिट्री, तो ये सब पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेशंस और रिटेल बिजनेस, टेक्नोलॉजी फर्म्स, उधर लोकल रेस्टोरेंट, लोकल बिजनेस, फैमिली बिजनेस। चलिए इधर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म्स में हम लोग को क्या समझना है? डिफरेंस। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब, पहले मतलब समझिए। फाइनेंशियल सेक्टर मैंने पूरा का पूरा रुपया का वो काम काज देखेगा, पैसा संबंधित काम काज देखेगा, पैसा संबंधित काम को सुधार करेगा। दूसरा उसका कोई काम ही नहीं, खाली पैसा संबंधित काम करेगा, दूसरा मैटर नहीं देखेगा। तो पैसा संबंधित काम करने वाले कौन कौन से लोग हैं समाज में? एक है आरबीआई, बैंक, और एक है नॉन बैंक। बैंक माने बैंक, एक है नॉन बैंक, माने बैंक की तरह ही काम करता है, लेकिन वो नॉन बैंकिंग का है। जैसे बहुत सारे फाइनेंस कंपनी लोन आपको दे देंगे, आपसे फिर ब्याज लेंगे। जैसे गाड़ी आप लेने जाइएगा तो प्राइवेट ही आपको फाइनेंस हो जाएगा, तो वो काम करता है बैंक की तरह, बाकी वो बैंक है नहीं, इसलिए उसका नाम है नॉन बैंक। समझ पाओ? तो बैंक हो गया, नॉन बैंक हो। इंश्योरेंस भी तो इसी सेक्टर में काम कर रहा है भाई। इंश्योरेंस, शेयर मार्केट जिसको कहते हैं कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट जिसको क्या कहते हैं? कैपिटल। यही लोग पैसा का बाजार में है, तो इससे संबंधित सुधार को कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। और फिजिकल पॉलिसी मैंने सरकार पॉलिसी बनाता है कि कमाना है तो कहाँ कहाँ से कमाना है, खर्च करना है तो कहाँ कहाँ खर्च करना है, कमी हो गया तो लोन किधर से लेना है, इसको कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी रुपया संबंधित पॉलिसी बनाता है कि पहले तो कमाना है, खर्च करना है, और कमाई कम हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया तो लोन ले लेंगे बाहर से, इसको कहते हैं पब्लिक डेट। क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। मतलब समझ गए हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा के सेक्टर में सुधार करेगा, 3-4 जन है सुधार करने वाले। अब फिजिकल पॉलिसी में अकेला गवर्नमेंट है, और 3 चीज़ों को लेकर सुधार करेगा। पब्लिक रेवेन्यू मैंने कमाएगा, सरकार तो कमाएगा ना भाई, कहाँ से कमाएगा? टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स और टैक्स मैंने आप लोगों से टैक्स लेगा, नॉन टैक्स मैंने सरकार भी तो बिजनेस करता है, सरकार का गवर्नमेंट कंपनी है, सरकार का बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट है, जैसे सरकारी बस चलता है, ट्राम चलता था, अब नहीं चल रहा, बंद हो गया ना ट्राम चलता था,
की प्रोजेक्ट है यहाँ का, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार कर रहे हैं जिससे सरकार को कमाई होता है। म्यूजियम वगैरह चलता है, वो सबसे कमाई होता है सरकार, समझ पा रहे? जैसे इंडियन रेलवे, समझ रहे, सब नॉन टैक्स। अब जमीन निकालने जाएगा, रजिस्ट्री चार्ज, फीस, फाइन, पेनल्टी, ये सब लगाते रहते हैं सरकार, लगाते तो है, समझ रहे? इसी को हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। क्या कहते हैं? आइए, तो पहला फोकस ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट पे फोकस करेगा, वो कैसे फोकस करेगा? गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड मेन कंपोनेंट इसका क्या? बैंक, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, एडिंग बोल देंगे। उसका मेन कंपोनेंट क्या है? टैक्स पॉलिसी, बजट, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। स्कोप इसका क्या है? स्पेसिफिक है, उसका क्या है? वाइडर क्या, हर चीज़ को कवर करता है। ये स्पेशल चीज़, खाली पैसा से संबंधित चीज़ों को। क्लियर है? क्लियर? याद करके आना है दफ्तर, लिख लिए हैं तो छोड़ दिए आप।